गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले दो में आपने स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ी होगी। अब हम चलते हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि किसे कहते हैं और इसके नियमों का वर्णन करें। विसर्ग संधि, पहले शब्द के अंत में विसर्ग तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के आपसी मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। यानी पहले शब्द के अंत में क्या चाहिए, विसर्ग। विसर्ग का मतलब दो बिंदी, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर हो या व्यंजन, दोनों के आपसी मेल से, यानी दोनों जब वर्ण आपस में मिलेंगे तो उनके मेल से जो विकार या परिवर्तन होगा वहाँ क्या होगी, विसर्ग संधि। जैसे नि जमा धन, नि के बाद विसर्ग है, आगे ध और न धन है तो रे बन गया विसर्ग का निर्धन। तपह जमा बल, तपोबल, यह विसर्ग का ओ हो गया। मन जमा ताप, यहाँ विसर्ग का से हो गया मनस्ताप। रजह जमा गुण, फिर विसर्ग का ओ हो गया रजोगुण। पुरह जमा धा, विसर्ग का ओ हो गया पुरोधा। पुनः जमा जन, विसर्ग का रे हो गया पुनर्जन। ओके, अब विसर्ग संधि के निम्नलिखित नियम हैं। नंबर 1, पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग का से सड़क वाला, से सलगम और से षटकोण में परिवर्तन कब होता है। ये पहला नियम है हमारे विसर्ग का। कुछ भी पूछ लिया जाए कि विसर्ग का से सड़क कब बनता है, विसर्ग का से षटकोण कब बनता है, या विसर्ग का से सलगम कब बनता है, तो इसमें एक ही नियम है, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से सलगम। और विसर्ग के बाद दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद ट या ठ तथा क या फ में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, से षटकोण। और विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो विसर्ग का से षटक हो जाता है। अब तीनों से के अलग अलग नियम बनेंगे। क्या होगा, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में च या छ हो तो विसर्ग का से सलगम। पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ट या ठ, क या फ, इनमें से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का से षटकोण। तीसरा नियम हो जाएगा, विसर्ग का से षटक कब होता है, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में त या थ हो तो विसर्ग का से षटक हो जाता है। जैसे प्रायः जमा चित, अब ये क्या है, च है, ये देखिए च छ बताया था मैंने, च है तो कौन सा बनेगा, से सलगम, तो प्रायश्चित। नि जमा चल, फिर यहाँ च है तो ये निश्चल। नि जमा छल, छ आ गया तो ये भी निश्चल। नि जमा च ये, अब फिर च है तो निश्चय। नि जमा ठुर, ट हो तो कौन सा बनेगा, षटकोण वाला से, हलंत होएगा, ध्यान रखना ये सब। निष्ठुर। नि जमा फल, पैफे हो तो भी षटकोण वाला से, निष्फल। दुह जमा कर्म और कै हो तो भी षटकोण वाला से, आधा दुष्कर्म। और नमः जमा ते, अब तय थे हो तो सड़क वाला से नमस्ते। नि जमा तेज, तय थे हो तो सड़क वाला से निस्तेज। ओके, अब ये 3 से के नियम थे। आगे चलता है विसर्ग का यथावत प्रयोग या सामने वाले से में परिवर्तन। ये भी दूसरा नियम है, से का से कब होता है। तो 2 तरह के नियम है यहाँ। विसर्ग या तो यथावत रह जाता है या फिर सामने आने वाले से में बदल जाएगा। षटकोण वाला से है तो उसमें बदलेगा, षटक वाला से है तो उसमें बदलेगा, सलगम वाला से है तो उसमें बदलेगा। जैसे पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में से यानी से षटक हो, से सलगम हो या से षटकोण हो, इनमें से कोई भी से हो तो विसर्ग को संधि करते समय यथावत छोड़ा जा सकता है या सामने वाले से में बदल सकते हैं। दोनों नियम आपके पास है, चाहे तो सामने वाले वर्ण में बदलें या उसको एज इट इज छोड़ दें, बीच में से जमा का चिन्ह हटा दें। जैसे दुह जमा साहस, अब ये क्या है, सड़क वाला से है तो दुस्साहस, या तो ऐसे लिखें दुह और साहस या फिर दुस्साहस, विसर्ग का हमने से बना दिया है। दुह जमा शासन, अब सलगम वाला से है तो दुस्शासन, या ऐसे लिखें या ऐसे लिखें।
नि जमा शस्त्र, नि शस्त्र ऐसे लिखें या निशस्त्र ऐसे लिखें, जैसे आपकी मर्जी। नियम नंबर 3, तीसरा नियम है विसर्ग का ओ निर्माण, यानी विसर्ग का ओ कब होता है? पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। वर्ग का यानी कि 5 वर्ग हमारे पास, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में से क वर्ग में जैसे ग, घ और ड, च वर्ग में जय, झ और य, इस तरह से ये तीसरे, चौथे, 5वें व्यंजन हैं। या फिर य, र, ल, व, है, या कोई भी व्यंजन हो, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। क्या है शर्त? पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में या तो कोई स्वर हो, ए हो या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन हो, या ये ल, व, है में से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे क्या कहता है, यस जमा अभिलाषा, यस जमा ए आ गया तो ए का क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ, यशोभिलाषा। मन जमा हर, मनोहर, यहाँ है आ गया। यस जमा गान, या कवर का तीसरा व्यंजन है गे, तो यशोगान। वे जमा वृद्ध, यहाँ ये ले वे है तो वयोवृद्ध। तपह जमा बल, पे फे बे, पवर का तीसरा व्यंजन है बे, तपोबल। यस जमा गान, यस जमा दा। अब तय थे दे, दे, तवर का तीसरा व्यंजन है दे, तो यशोदा। पे जमा दे, पयोद। अधे जमा मुख, ये 5वां व्यंजन है, पवर का अधोमुख। इस तरह से ओ का निर्माण होता है। नियम नंबर 4 क्या कहता है? विसर्ग का लोप और पूर्व हर स्वर का दीर्घ स्वर में परिवर्तन, यानी विसर्ग लुप्त हो जाएगा और विसर्ग से पहले का जो अस्वर है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ बन जाता है वहाँ। ये नियम है। क्या कहता है? इसके 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में रे व्यंजन हो। ध्यान रहे, पहले शब्द के अंत में क्या हो? विसर्ग, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या हो? रे व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पूर्व का हस्वर, हस्वर जैसे नी है, ये ई हस्वर है तो इसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, हस्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी जमा रव, देखो अब ये हसु था, हसु का क्या हो गया? दीर्घ, और विसर्ग का हो गया लोप, नीरव। नि जमा रोग, निरोग। नि जमा रस, नीरस। नि जमा रज, नीरज। देखिए अब सभी में क्या है? ई दे रखी है छोटी, लेकिन हमने जैसे ही संधि की विसर्ग लुप्त भी हो गया और छोटी बड़ी में बदल गई, यानी कि हस्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले, यानी पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो, उससे पहले क्या हो? ए या आ हो, और बाद में कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर का मतलब ए या आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसमें 2 ही उदाहरण है लगभग। अतः जमा एव, अतएव। अब दोनों मिल गए, जमा का चिन्ह भी हट गया, विसर्ग भी लोप हो गया। ततः जमा एव, ततएव। नियम नंबर 3, पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और विसर्ग से पहले क्या हो? ए हो, और विसर्ग के बाद में के या पे कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग यथावत रह जाता है। जैसे प्रातः जमा काल। अब क्या है? तय को वर्ण विन्यास करेंगे, तय जमा ए आ गया, आगे क्या आ गया? के, तो विसर्ग का लोप हो गया, एज इट इज रहेगा, जमा का चिन्ह हट जाएगा, प्रातः काल। अधय जमा पतन, अब ये क्या है? धय का वर्ण विन्यास करेंगे, धय जमा ए, आगे पे है तो ये हो जाएगा अधय पतन, जमा का चिन्ह हट जाएगा। ओके, लास्ट नियम है हमारे पास विसर्ग का रे निर्माण, यानी विसर्ग का रे कब होता है? ये रे हलंत लाएगा। ठीक है, यदि विसर्ग से पूर्व ए या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर हो, यानी विसर्ग से पहले क्या हो? ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन हो, या ये रे ले वे है, इनमें से कोई व्यंजन हो तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे नि जमा आसा, अब यहाँ आ स्वर आया तो इसलिए रे जो आधा बना था वो क्या हो जाएगा? पूरा निराशा। दु जमा बल, पे फे बे, पवर का तीसरा व्यंजन है बल, बे, तो ये हो जाएगा दुर्बल। नि जमा धन, निर्धन। दु जमा उपयोग, दुरुपयोग।
नी जमा जन निर्जन, धनु जमा धर धनुर्धर, अंतः जमा आत्मा अंतरात्मा, आयु जमा वेद आयुर्वेद। विसर्ग का रे निर्माण। अब आगे आता है संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है, यानी संधि विच्छेद किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? संधि युक्त पदों को अलग अलग करके लिखना संधि विच्छेद कहता है। जैसे देवालय, ये क्या है? संधि युक्त पद है, इसको अलग करेंगे तो देव जमा आलय, ये अलग अलग जो कर दिया ये संधि विच्छेद कहलाता है। परोपकार, पर जमा उपकार, ये संधियुक्त पद है, अब इसको अलग कर दिया पर जमा उपकार, परोपकार। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, आपकी समझ में अच्छी तरह संधि आ गई होगी और ये टॉपिक कंप्लीट है। अब हम इसके साथ ही आपको PDF भी दे देंगे, उसे भी आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। ओके।